नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश रंजन फिर से आरएस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं राजेश रंजन। तो चलिए आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। हिस्ट्री के संपूर्ण चैप्टर, हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं, हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर है, उस चैप्टर को मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपका बेहतर तैयारी करने के लिए फिर से एक बार आ चुका हूँ। तो देखिए, हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ेंगे, तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। इसके बाद अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे शहरी एवं शहरीकरण जीवन पढ़ेंगे। इसके बाद व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रेस, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरे साथ आप लोग जो है ना कॉपी, पेन, नोटबुक निकाल कर मेरे साथ आपको नोट भी करना है, तब आपका तैयारी बेहतर हो पाएगा। तो चलिए मैं सेशन को शुरू करता हूँ बिना समय गवाए हुए। तो पहला चैप्टर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद की अगर बात करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद की अगर बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला पढ़ना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। दूसरा, यूरोप में अगर देखा जाए, यूरोप में राष्ट्रवाद की अगर अवधारणा पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा पढ़ेंगे इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। इटली एवं जर्मनी का क्या पढ़ेंगे? एकीकरण पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और उसी प्रकार पढ़ेंगे और इटली और जर्मनी के एकीकरण में इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रिया की इटली और जर्मनी एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर देखा जाए तो पहला टॉपिक आएगा राष्ट्रवाद। क्या आएगा? राष्ट्रवाद आएगा। तो राष्ट्रवाद क्या है तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रवाद का एकदम सरल डिफिनीशन की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोग राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र मतलब देश होता है, राष्ट्र मतलब देश मतलब मुल्क होता है। मतलब यहाँ पे समझेंगे राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंदर राष्ट्र के लोग अपने राष्ट्र के प्रति एकता सांस्कृतिक और स्नेह को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अब राष्ट्रवाद की अवधारणा देखा जाए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार कैसे प्रकट होता है, तो उसको अगर देखा जाए तो यूरोप में राष्ट्रवाद की अगर विचारधारा को देखते हैं, यूरोप में अगर राष्ट्रवाद अगर देखते हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद की विचारधारा लेकर आता है नेपोलियन। कौन लेकर आता है? नेपोलियन बोनापार्ट के नाम सुने होइएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेपोलियन बोनापार्ट के नाम सुने होइएगा। इसका जन्म होता है 1769 ईस्वी में। नेपोलियन का जन्म होता है फ्रांस के गद्दी पे 1804 में फ्रांस के गद्दी पे बैठ जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिए, नेपोलियन की अगर बात किया जाए, नेपोलियन का काल अगर देखते हैं तो 1769 से लेके 1815 तक नेपोलियन का काल कहलाता है। अब समझिए, 1793 में अगर देखते हैं तो 1793 में यह फ्रांस का चांसलर बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। फ्रांस का चांसलर बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कौन बन जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। और उस समय 1789 में फ्रांस की क्रांति होता है। फ्रांस की
क्रांति होता है, फ्रांस की क्रांति होता है, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में। फ्रांस की अगर क्रांति अगर देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है नेपोलियन। सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाएगा? सबसे बड़ी भूमिका की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। कौन निभाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट निभाएगा फ्रांस की। और जब फ्रांस की अगर देखा जाए, फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन फ्रांस की जनता के लिए स्वतंत्रता का मांग करता है। कथी का मांग करता है? स्वतंत्रता का मांग करता है। इसी स्वतंत्रता को देखते हुए 1804 में नेपोलियन को फ्रांस का राजा बना देता है। नेपोलियन को फ्रांस का क्या बना देता है? सम्राट बना देता है। सम्राट बना देता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, जब 1804 में नेपोलियन सम्राट बनाएगा तो 1807 में जर्मनी के क्षेत्रों पर जाएगा और नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन राइन का निर्माण करेगा। जर्मन राज्य का निर्माण करेगा या जर्मन राइन का निर्माण करेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा जर्मन राज्य का निर्माण कौन करेगा? तो नेपोलियन बोनापार्ट 1807 में। 1804 में फ्रांस की गद्दी पर नेपोलियन बैठता है। 1789 में फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। 1793 में फ्रांस का चांसलर बन जाता है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन को भूमिका को देखते हुए फ्रांस के लोग क्या करता है? फ्रांस का चांसलर बना देता है 1799 में। उसी प्रकार अगर देखा जाए, उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए, उसी प्रकार अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन की अगर बात करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट की अगर बात करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, अब समझिए नेपोलियन बोनापार्ट क्या करना चाहता था कि यूरोप के बिखरे हुए क्षेत्रों को, ये यूरोप है, ये क्या है? यूरोप है। यूरोप के बिखरे हुए क्षेत्रों को इकट्ठा करना चाहता था। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट एकीकरण करना चाहता था। एकीकरण करना चाहता था मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन क्या करता है नेपोलियन पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में समानता का अधिकार लागू करना चाहता है। समानता का अधिकार लागू करना चाहता है। कौन चाहता है? नेपोलियन बोनापार्ट। उसी प्रकार अगर नेपोलियन अगर देखा जाए, नेपोलियन स्वाधीनता लेकर आता है और नेपोलियन में अपना नियम लेकर आता है। नेपोलियन संहिता लगाता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन ये सब काम करता है फ्रांस में। लेकिन फ्रांस के एक व्यक्ति, ऑस्ट्रिया के, यूरोप महादेश के एक देश जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। कथी नाम है? ऑस्ट्रिया। ये जो ऑस्ट्रिया है, ये चाहता था, ये नेपोलियन की शक्ति को, नेपोलियन के प्रभाव को यूरोप में रोकना चाहता था। लेकिन ऑस्ट्रिया जो है, ये ऑस्ट्रिया चाहता था कि जो फ्रांस में जो बुर्बो वंश चल रहा है उसी वंश को फिर से लागू किया जाए। लेकिन नेपोलियन बुर्बो वंश को क्या कर देता? खत्म करने का प्रयास करता है। अब 1815 में एक युद्ध होता है। 1815 में एक युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है वाटरलू युद्ध कहते हैं। यह युद्ध अगर देखा जाए तो यह युद्ध होता है 4 देशों के साथ 1815 में। इस देश का नाम है पावर, इसको शॉर्टकट में रख सकते हैं। पी से प्रासा हो जाएगा, ए से ऑस्ट्रिया हो जाएगा मेरे दोस्त, ए से ऑस्ट्रिया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए से ऑस्ट्रिया हो जाएगा। बी से अगर देखा जाए, बी से वियतनाम, आर से अगर देख लेते पहले से, आर से रूस हो जाएगा। कथी हो जाएगा? रूस हो जाएगा। प्रासा, ऑस्ट्रिया, रूस। और बी से एक और देश है जिसका नाम है, ए से पी से प्रासा हो जाएगा। बी से देख लेते हैं
बी से ब्रिटेन हो जाएगा, बी से क्या होगा, ब्रिटेन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए वाटरलू युद्ध में ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, ये चारों एक देश, चारों एक साइड, इस चारों का संगठन एक साइड, इधर नेपोलियन अकेले लड़ेगा। नेपोलियन जब अकेले लड़ेगा, समझ आइए, नेपोलियन कहाँ के, नेपोलियन फ्रांस के तरफ से लड़ता है। मतलब ये प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, 4 गो देश एक साथ मिलकर फ्रांस लड़ेगा। फ्रांस के राजा कौन, नेपोलियन। अब क्या करता है, ये चारों देश मिलकर नेपोलियन को वाटरलू युद्ध क्या करा देता है, हरा देता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए जब वाटरलू युद्ध हार जाता है नेपोलियन, तो नेपोलियन की शक्ति कभी होता है, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन की हार होता है। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन का क्या होगा, नेपोलियन का हार हो जाएगा। नेपोलियन का क्या होगा, हार हो जाएगा। और हार के बाद नेपोलियन शक्ति क्या होता है, रुक जाता है। नेपोलियन शक्ति पे अंकुश लग जाता है। नेपोलियन शक्ति पे अंकुश लग जाता है। नेपोलियन शक्ति पर क्या लग जाता है, अंकुश लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और 1815 में ये 4 देश, प्रसा, ऑस्ट्रिया, रसिया, ब्रिटेन, ये चारों देश मिलकर फ्रांस में पुनः कौन वंश लेकर आएगा, इस फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश आएगा। कौन वंश आएगा, बुर्बो वंश आएगा। मतलब फ्रांस में पुनः पुरातन व्यवस्था लागू करेगा ये चारों देश मिलकर। अब देखिए जब वाटरलू युद्ध पावर जीतता है, वाटरलू युद्ध की अगर बात किया जाए तो वाटरलू युद्ध क्वेश्चन पूछेगा कब होता है, 1815 में। किसके बीच होता है, तो कहिएगा वाटरलू युद्ध होता है किसके बीच में, एक साइड PABAR पावर वर्सेस फ्रांस आ जाएगा। अब समझिए पावर का मतलब प्रसा, पावर का मतलब P के मतलब प्रसा हो जाएगा, A का मतलब ऑस्ट्रिया हो जाएगा, A का मतलब ऑस्ट्रिया हो जाएगा, B मतलब ब्रिटेन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद R मतलब रूस हो जाएगा। ये चारों देश मिलकर किससे युद्ध करेगा, फ्रांस से युद्ध करेगा और नेपोलियन को क्या करेगा, हरा देगा। और नेपोलियन संहिता को खत्म कर देगा। अब यहाँ तक तो समझ लीजिए, जब ये युद्ध जीत जाता है तो ये चारों देश मिलकर एक बैठक बुलाएगा चारों देश मिलकर। इसी बैठक को कहते हैं वियना सम्मेलन। क्या कहते हैं, वियना सम्मेलन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वियना सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो वियना सम्मेलन 1815 में कितने देश भाग लेता है, तो यही 4 देश भाग लेता है। 4 देश भाग लेता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रसा भाग लेगा, ऑस्ट्रिया भाग लेगा, इसके बाद ब्रिटेन भाग लेगा, इसके बाद अगर लेगा तो रूस भाग लेगा। ये चारों देश मिलकर क्या करेगा, वियना सम्मेलन करेगा। इसी वियना को अलग अलग नाम से कहते हैं। इस वियना को वियना कांग्रेस सम्मेलन कहते हैं। चलिए वियना कांग्रेस सम्मेलन का उद्देश्य देखते हैं। अब वियना कांग्रेस सम्मेलन का उद्देश्य देखेंगे। वियना कांग्रेस सम्मेलन का उद्देश्य अगर देखते हैं, उद्देश्य अगर देखा जाए, वियना कांग्रेस सम्मेलन का अलग अलग उद्देश्य है। पहला, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करना। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करना। दूसरा नेपोलियन संहिता को खत्म करना। नेपोलियन संहिता को क्या करना, खत्म करना। वियना सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होता है। यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होता है।
यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ होता है? वियना में होता है। इसके बाद अगर देखा जाए इस सम्मेलन में 4 देश भाग लेता है। 4 देश भाग लेता है। ये कोड देते हैं PABR, पावर कोड याद करके रखिएगा। इस कोड से आपका चारों देश नाम याद हो जाएगा। P से मतलब प्रसा हो जाएगा, A से ऑस्ट्रिया हो जाएगा, B से ब्रिटेन हो जाएगा, R से रूस हो जाएगा। इस सम्मेलन का वियना सम्मेलन का देखिए उद्देश्य क्या है? फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को लागू करना, नेपोलियन संहिता को खत्म करना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होता है। इस सम्मेलन में 4 देश भाग लेता है। यह वियना सम्मेलन की अध्यक्ष की बात करते हैं। वियना सम्मेलन की अध्यक्ष होता है मेटरनिख। ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया के चांसलर की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के अध्यक्षता में यह वियना सम्मेलन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो वियना सम्मेलन में कई क्वेश्चन बनेगा। पहला, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करना, नेपोलियन संहिता को खत्म करना। ऑस्ट्रिया की राजधानी यह सम्मेलन वियना में होता है। इस सम्मेलन में 4 देश भाग लेता है। P से प्रसा, A से ऑस्ट्रिया, B से ब्रिटेन, R से रूस भाग लेता है। उसी प्रकार यह सम्मेलन वियना सम्मेलन का अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रिया के चांसलर को मेटरनिख की अध्यक्षता में यह सम्मेलन होता है और फ्रांस के शक्ति को प्रभाव को रोकने का प्रयास करता है। कौन सा सम्मेलन? वियना सम्मेलन। अब आगे देखेंगे, उस समय जब वियना सम्मेलन होता है तो वियना सम्मेलन जब नेपोलियन फ्रांस के गद्दी पर से हट जाता है तो नेपोलियन के बाद जो भी राजा फ्रांस में आता है वो सब क्या आता है? घोर प्रतिक्रियावादी। घोर 1800 अगर देखा जाए 1815 की अगर बात देखते हैं, फ्रांस की अगर गद्दी देखा जाए तो 1815 के बाद कई राजा आता है। इसके बाद आता है लुई 18वां आएगा। लुई 18वां के बाद चार्ल्स 10वां आएगा। चार्ल्स 10वां आएगा। चार्ल्स 10वां आएगा। चार्ल्स 10वां के बाद आएगा नेपोलियन द्वितीय आएगा। फ्रांस की गद्दी पे बैठेगा। इसके बाद अगर देखा जाए लुई फिलिप आएगा या फ्रांस के गद्दी पे लुई फिलिप आएगा। कब? 1815 के बाद एक गद्दी पर बैठता है। 1815 के बाद कौन आएगा? लुई 18वां आएगा। चार्ल्स 10वां आएगा। नेपोलियन द्वितीय आएगा। लुई फिलिप आएगा और फ्रांस की गद्दी को क्या करेगा? फ्रांस को चलाने का काम करेगा और फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो 1815 बीत जाता है तो उसी के बीच में फ्रांस में बहुत सारा घटना घटता है। फ्रांस में घटना घटेगा। जुलाई 1830 की क्रांति घटेगा। जुलाई 1830 की क्रांति देखेंगे। इसके बाद जुलाई 1848 की क्रांति देखेंगे। 1848 की क्रांति देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो एक टॉपिक सब हमको पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं जुलाई अगर देखा जाए, जुलाई 1830 की क्रांति देखते हैं। जुलाई 1830 की अगर बात किया जाए तो जुलाई 1830 में फ्रांस के राजा अगर देखा जाए, फ्रांस के राजा कौन बनता है बउआ हो? फ्रांस के अगर राजा देखा जाए फ्रांस के राजा बनता है चार्ल्स 10वां बनता है। चार्ल्स कौन बनेगा? 10वां बनेगा। चार्ल्स 10वां बनता है फ्रांस के राजा। यह अपना प्रधानमंत्री किसे बनाएगा? पोलेगेनी को अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। पोलेगेनी को अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। और पोलेगेनी को अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। पोलेगेनी को अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। इसके बाद अगर देखते हैं
प्लूगेनी को अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। यह एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक है, घोर प्रतिक्रियावादी शासक है, घोर प्रतिक्रियावादी शासक है। इसके बाद अगर देखा जाए घोर प्रतिक्रियावादी शासक है और निरंकुशवादी शासक है और इसके खिलाफ फ्रांस में क्या करता है, ये सब मिलकर फ्रांस में क्या करता है, जनता के साथ, फ्रांस के जनता के साथ शोषण करता है, फ्रांस के जनता के साथ शोषण करता है, फ्रांस के जनता के साथ क्या करता है, शोषण करता है। और इसी शोषण के खिलाफ यहाँ के जनता उग्र होकर चार्ल्स दसम के खिलाफ विरोध करता है, इसी विरोध को हम क्या कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे अगर देखा जाए तो 1848 की क्रांति देखा जाए तो 1848 की समय 1840 में यहाँ के फ्रांस के राजा लुई फिलिप बनता है और अपना प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो ये अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है। किससे बनाता है, गीजो को बनाता है। और ये दोनों क्या करता है, जनता का षड्यंत्र करता है और जनता उग्र होकर 30 जुलाई 1848 में फ्रांस में गृह युद्ध हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और यही युद्ध को हम क्या कहेंगे, 1848 की क्रांति कहेंगे। क्या कहेंगे, 1848 की क्रांति कहेंगे। अब देखेंगे, आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आगे थोड़ा अगर देखते हैं, अगर देखा जाए तो अब पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इटली का एकीकरण 3 चरणों में होता है। इटली का एकीकरण 3 चरणों में पूरा होता है। 3 चरणों में क्या होता है, पूरा होता है। पहला चरण अगर देखा जाए इटली के एकीकरण कितने चरणों में, 3 चरणों में। पहला चरण अगर देखते हैं तो पहला चरण मेजनी द्वारा, किसके द्वारा, मेजनी द्वारा होगा। दूसरा चरण की बात करते हैं, दूसरा चरण होगा गैरीवाल्डी। कौन करेगा, गैरीवाल्डी। दूसरा चरण करते हैं तो कौन करेगा, गैरीवाल्डी करेगा। तीसरा अगर देखते हैं, तीसरा करेगा विक्टर इमैनुअल। कौन करेगा, विक्टर इमैनुअल करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि इटली का एकीकरण कितने चरणों में होता है, तो इटली का एकीकरण यहाँ 3 चरणों में। मेजनी की बात किया जाए तो पहला मेजनी द्वारा होता है, गैरीवाल्डी होता है, विक्टर इमैनुअल द्वारा होता है। ये तीनों मिलकर मेजनी असफल हो जाता है। मेजनी क्या होता है, असफल हो जाता है। गैरीवाल्डी जर्मनी के इटली के एकीकरण करने के लिए बहुत सारा प्रयास करता है। गैरीवाल्डी पेशों से क्या है बउआ, नाविक है। क्या है, नाविक है। उसी प्रकार अगर देखा जाए इन्होंने अपना सेना बनाता है, इटली के दक्षिणी प्रांत को जीतकर इटली के क्षेत्रों में, रोम के क्षेत्रों में मिला देता है। विक्टर इमैनुअल काउंट काबुर के साथ, किसके साथ, काउंट काबुर के साथ मिलकर क्या करता है, इटली का एकीकरण करना चाहता। इसीलिए सबसे पहले इटली का एकीकरण करता है। तो इसीलिए मेजनी को अगर देखा जाए, मेजनी को इटली का तलवार कहते हैं। इटली का तलवार क्वेश्चन पूछेगा, इटली का तलवार किसे कहते हैं, मेजनी को। इन्होंने 1831 में यंग इटली बनाता है। इटली को युवा का समर्थन पाने के लिए 1834 में पूरे यूरोप में इटली के तरफ पूरे इटली को चर्चित कर देता है 1834 में। और यंग यूरोप बनाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा 1831 में यंग इटली किसने बनाया, मेजनी। यंग यूरोप 1834 में किसने बनाया, मेजनी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। मेजनी का संबंध किसे है,
कार्बोनरी से है, कार्बोनरी से मेजनी का संबंध है। तो क्वेश्चन पूछेगा मेजनी क्या था? मेजनी एक योग्य सेनापति था, योग्य सेनापति था। क्या था? योग्य सेनापति था मेरे प्यारे बच्चों। तो इटली का एकीकरण देखा जाए तो इटली का एकीकरण देखा जाए, इटली का एकीकरण अगर देखा जाए तो इटली का एकीकरण होता है तीनों मिलकर 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में, 1871 में। उसी प्रकार जर्मनी का एकीकरण अगर देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण अगर देखा जाए, जर्मनी का एकीकरण अगर देखा जाए, जर्मनी का एकीकरण अगर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए एक जर्मनी के महान जो है ना, महान सेनापति आता है जिसका नाम है बिस्मार्क। कभी नाम है? बिस्मार्क। बिस्मार्क नाम है, बिस्मार्क नाम है। बिस्मार्क क्या करता है? जर्मनी को एकीकरण करने के लिए, मान लीजिए ये क्या है? जर्मनी है, ये क्या है? जर्मनी है। जर्मनी को एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क क्या करता है? बिस्मार्क क्या करता है? 3 गो युद्ध लड़ता है। पहला बिस्मार्क चाहता कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है, बिस्मार्क जानता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो बिना सेना की सहायता से, बिना युद्ध की सहायता से हम जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं है। इन्होंने इसीलिए जर्मनी का एकीकरण करने के लिए युद्ध नीति अपनाता है। क्या अपनाता है? युद्ध की नीति अपनाता है, युद्ध की नीति अपनाता है। युद्ध की क्या अपनाएगा? नीति अपनाएगा। क्या अपनाएगा? युद्ध की नीति। इन्होंने 3 युद्ध लड़ता है। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए कितने युद्ध लड़ा? 3 युद्ध लड़ा। तीनों युद्ध की अगर बात देखा जाए, तीनों युद्ध की अगर देखा जाए, तीनों युद्ध अगर देखा जाए, तीनों युद्ध अगर देखते हैं तो जर्मनी 3 युद्ध लड़ता है। पहला डेनमार्क का युद्ध, पहला डेनमार्क का युद्ध, डेनमार्क का युद्ध। दूसरा सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध। दूसरा सेडोवा का युद्ध। तीसरा सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध। तीसरा सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध। मतलब यहाँ पे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, आराम से समझना है। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए जर्मनी बिस्मार्क ने युद्ध की नीति अपनाया। बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा। पहला डेनमार्क, दूसरा सेडोवा का युद्ध, तीसरा का सेडोन का युद्ध। अब यहाँ पे समझेंगे कि सेडोवा का डेनमार्क का युद्ध क्या है, सेडोवा का युद्ध क्या है और सेडोन का युद्ध क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्या है, बहुत ही आसान क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जर्मनी का एकीकरण अगर देखा जाए, जर्मनी का अगर एकीकरण अगर देखा जाए, जर्मनी का एकीकरण अगर देखते हैं, एकीकरण अगर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकीकरण अगर देखते हैं, एकीकरण अगर देखते हैं तो पहला क्या बोले हैं? डेनमार्क। कौन युद्ध? डेनमार्क। डेनमार्क देखे हैं। अब डेनमार्क का युद्ध देखेंगे, डेनमार्क का युद्ध देखेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए क्या है? ये मान लीजिए जर्मनी है, ये क्या है? जर्मनी है। और यह अभी एकीकरण नहीं हुआ जर्मनी का, मतलब ये जर्मनी का जो है यह बिखरा हुआ क्षेत्र, कुछ हिस्सा क्या करेगा? ये वाला हिस्सा डेनमार्क के पास है, ये हिस्सा डेनमार्क के पास है, ये हिस्सा मान लीजिए फ्रांस के पास है। किसके पास है? फ्रांस के पास है। और ये वाला जो हिस्सा कब्जा करके बैठा हुआ है जर्मनी का, ये मान लीजिए ऑस्ट्रिया करके बैठा हुआ है, ऑस्ट्रिया करके बैठा हुआ है, ऑस्ट्रिया करके बैठा हुआ। अब समझिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ये जर्मनी का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जर्मनी का हिस्सा डेनमार्क कब्जा करके बैठ गया है, इधर फ्रांस कब्जा करके बैठ गया है, इधर ऑस्ट्रिया कब्जा करके बैठ गया है। डेनमार्क का युद्ध क्या करेगा? अब समझो रे मेरे प्यारे बच्चों, अब ये पूरा जर्मनी है, उस समय जर्मनी का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रूसा कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रूसा कर रहा है। अब प्रूसा क्या करेगा? अब बिस्मार्क यहाँ दिमाग लगाया, कूटनीतिज्ञ का दिमाग लगाएगा, कूटनीतिज्ञ दिमाग के साथ, चतुराई के साथ क्या करेगा? प्रूसा के चांसलर कौन? बिस्मार्क। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रूसा के चांसलर कौन था? तो कथी कहिएगा? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। अब समझिए, बिस्मार्क दौड़ल जाएगा किसके पास? ऑस्ट्रिया के पास आएगा दौड़ल, कहेगा हो भैया ऑस्ट्रिया, हमार जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है कौन? डेनमार्क, तू हमारा युद्ध दा।
और तोरा जो है ना तोरा हम किछो न करबो। कौन कह रहा? प्रासा। किसको कह रहा? ऑस्ट्रिया के। किससे लड़ने के लिए? डेनमार्क के युद्ध। तो पहला युद्ध डेनमार्क का युद्ध लड़ेगा। एक साइड प्रासा रहेगा, एक साइड प्रासा रहेगा। प्रासा के साथ देने कौन आएगा? ऑस्ट्रिया आएगा, ऑस्ट्रिया आएगा। और एक साइड कौन लड़ेगा भैया? एक साइड लड़ेगा डेनमार्क लड़ेगा। कौन लड़ेगा? डेनमार्क लड़ेगा। और युद्ध क्या करता है? युद्ध लड़ता है और डेनमार्क को क्या करा देता है? पराजय करा देता है। डेनमार्क को हरा देता है। और ये जो जर्मनी वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा को क्या करेगा बउआ हो? इस हिस्सा को जर्मनी क्या करेगा? अपने क्षेत्र में मिला लेगा। मतलब ये जर्मनी क्या होगा? अब जर्मनी, अब डेनमार्क नहीं रह गया, अब डेनमार्क वाला जर्मनी हो गया। अब देखिए डेनमार्क का क्वेश्चन पूछेगा तो एक साइड प्रासा, एक साइड ऑस्ट्रिया वर्सेस डेनमार्क। मतलब किसका जीत होता है? प्रासा का विजय होता है। प्रासा का क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगा। प्रासा का क्या होगा? विजय होगा। आगे देखिए अब अगर देखा जाए तो अब आता है सेडोवा का युद्ध। किसका युद्ध आता है? सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध अगर देखते हैं, सेडोवा का युद्ध अगर देखते हैं, यह जो युद्ध होता है, ये मान लीजिए क्या है? जर्मनी है, ये जर्मनी है। और जर्मनी पे कब्जा करके कौन बैठा हुआ? ऑस्ट्रिया बैठा हुआ है, ऑस्ट्रिया बैठा हुआ है। और इधर बैठा हुआ है कौन? इधर फ्रांस बैठा हुआ है, इधर फ्रांस बैठा हुआ है। अब देखिए, अब जर्मनी जाएगा किसके पास? फ्रांस के पास। हो भैया, हमार जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है ऑस्ट्रिया, हमारा साथ दा, तोरा बहुत साथ देवो। कौन कह रहा है? जर्मनी। तो ये युद्ध सेडोवा का युद्ध 1866 में, 1866 में डेनमार्क का युद्ध होता है। डेनमार्क का अगर युद्ध देखा जाए, डेनमार्क का अगर युद्ध देखा जाता है 1864 में, 1864 में। सेडोवा 1866 में। तो यह युद्ध होता है जर्मनी, मतलब जर्मनी का नेतृत्व कौन कर रहा है बउआ हो? प्रासा कर रहा है। प्रासा, जर्मनी या प्लस उसको साथ देने कौन आएगा? फ्रांस देने आएगा, फ्रांस देने आएगा, फ्रांस देने आएगा। और यह युद्ध क्या हो जाएगा? और फ्रांस वर्सेस कौन होगा? एक साइड से ऑस्ट्रिया होगा। कौन होगा? ऑस्ट्रिया। मतलब एक साइड से आएगा, एक साइड से कौन लड़ेगा? जर्मनी, प्रासा, फ्रांस और ऑस्ट्रिया को पराजित करा देगा। क्या करेगा? पराजित कर देगा, पराजित कर देगा। और ये जो हिस्सा है, ई वाला जो हिस्सा है, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? जर्मनी क्या करेगा? अपने क्षेत्र में मिला लेगा, अपने क्षेत्र में मिला लेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866 में। जर्मनी प्रासा, फ्रांस एक साइड, ऑस्ट्रिया एक साइड। अब कौन बचेगा? फ्रांस वाला हिस्सा बचेगा। तो फ्रांस वाला जो हिस्सा होगा उसको कहते हैं, फ्रांस के साथ जो कब्जा करके बैठा हुआ, तो जर्मनी अकेले लड़ेगा, जिसको कहते हैं सेडोन युद्ध। कौन युद्ध? सेडोन युद्ध। सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध 1869 में, 1869 में। और यह युद्ध होता है जर्मनी मतलब प्रासा में अपर प्लासा वर्सेस फ्रांस होता है। क्या होता है? फ्रांस। और यह युद्ध जर्मनी जीत जाता है और फ्रांस वाला क्षेत्र छोड़ देता है और जर्मनी का एकरण 1871 में हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मतलब फर्स्ट चैप्टर का मैंने पूरा किया। अब सेकेंड चैप्टर में आते हैं। सेकेंड चैप्टर कह रहा है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। अब सेकेंड चैप्टर की अगर बात करते हैं, सेकेंड चैप्टर में आएगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साम्यवाद क्या है? साम्यवाद क्या है? क्वेश्चन पूछेगा पूंजीवादीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? क्वेश्चन पूछेगा मिश्रितवाद क्या है? मिश्रितवाद क्या है? मिश्रितवाद क्या है? तो यहाँ पे समझिए अब समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है, इसमें सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। किसी भी संसाधन पे किसका अधिकार होगा? सरकार का। जैसे चीन आ जाएगा, क्यूबा आ जाएगा, रूस आ जाएगा। ये सब देश में कौन सी व्यवस्था लागू है? समाजवाद व्यवस्था लागू है। साम्यवाद की अगर व्यवस्था देखा जाए तो साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है, सभी लोगों को समाज में सभी लोगों को
सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाता है। सभी लोगों को क्या दिया जाता है? समान अधिकार दिया जाता है। समान अधिकार दिया जाता है। अधिकार दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उसी के बाद पूंजीवाद। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ किसी भी संसाधन पे निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति का क्या होगा? अधिकार होगा मेरे प्यारे बच्चों। मिश्रितवाद में इसमें सरकार प्लस निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। उसे क्या कहते हैं? मिश्रितवाद व्यवस्था कहते हैं। आगे देखिए, साम्यवाद विचारधारा को प्रकट करने के लिए साम्यवाद विचारधारा को साम्यवाद या समाजवाद विचारधारा को समाजवाद एवं साम्यवाद विचारधारा को फैलाने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स आता है। कौन आता है? कार्ल मार्क्स आता है। इसके बाद यूटोपियन समाजवादी विचारधारा आएगा। यूटोपियन समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। तो पहले यूटोपियन समाजवादी विचारधारा को देखते हैं। तो यूटोपियन समाजवादी विचारधारा अगर देखा जाए, यूटोपियन समाजवादी विचारधारा अगर देखते हैं, यूटोपियन समाजवादी विचारधारा देखा जाए तो पहला व्यक्ति आएगा सेंट साइमन। पहला कौन आएगा? सेंट साइमन आएगा। कौन आएगा बउआ हो? सेंट साइमन आएगा। दूसरा आएगा लुई बला। सेंट साइमन आएगा। लुई बला लिखिए, लुई बला आएगा। इसके बाद फॉरियर आएगा। कौन आएगा? फॉरियर आएगा। और एक और व्यक्ति है सेंट साइमन, लुई बला, फॉरियर, रॉबर्ट ओवेन। चौथा व्यक्ति है रॉबर्ट ओवेन। कौन है बउआ? रॉबर्ट ओवेन। कथी है? रॉबर्ट ओवेन व्यक्ति नाम है। ये चार गो यूटोपियन समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। कार्ल मार्क्स जो है यह वैज्ञानिक विचारधारा के लोग हैं। कौन है? वैज्ञानिक विचारधारा के लोग हैं। ये जो है सेंट साइमन, लुई बला, फॉरियर और रॉबर्ट ओवेन, ये सब क्या है? ये सब यूटोपियन समाजवादी विचारधारा है। और समाज को विकास करने के लिए सबका अलग अलग विचारधारा, अपना अलग अलग विचारधारा है। सेंट साइमन कहता है, लुई बला कहता है अलग, फॉरियर अलग कहता है, रॉबर्ट ओवेन अलग कहता है। सेंट साइमन कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, कार्ल मार्क्स की अगर जीवनी देखा जाए, कार्ल मार्क्स की अगर जीवनी देखते हैं, कार्ल मार्क्स की अगर जीवनी अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स के जीवनी देखते हैं। इसका हैप्पी बर्थडे अगर देखते हैं, HAPP हैप्पी बर्थडे अगर देखते हैं, हैप्पी बर्थडे अगर देखते हैं तो इसका जन्म है 5 मई 1818 में जर्मन के राइन प्रांत में। इसी राइन प्रांत का निर्माण कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। इसके बाद अगर देखा जाए 1818 से लेके 1883 में क्या होता है? टाटा बाय बाय हो जाता है। इसके बाद 1836 में बचपन के मित्र जेनी से सगा होता है। जेनी के साथ क्या होता है? निकाह होता है। जेनी के साथ क्या होता है? विवाह होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 1844 में फ्रेडरिक एंगल, कौन है? फ्रेडरिक एंगल से प्रभावित होकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करता है। साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करता है मेरे प्यारे बच्चों। कब करता है? 1848 में। पहला इसका जन्म 5 मई 1818 में होता है, जर्मन के राइन प्रांत में होता है। 1836 में जेनी के साथ इसका ब्याह होता है। यह हायर एजुकेशन के लिए जर्मन विश्वविद्यालय में इसका एडमिशन होता है। मेरे प्यारे बच्चों।
1844 में फ्रेडरिक एंगल से प्रभावित होकर 1848 में दोनों मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करता है जर्मनी में। 1867 में अगर देखते हैं, 1867 में दास कैपिटल, कौन कैपिटल? दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना करता है। इसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इसे समाजवादियों का क्या कहते हैं? बाइबिल कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिया है। कितने सिद्धांत दिया है? 5 सिद्धांत दिया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार 6 युग है। कितने युग है? 6 युग है मेरे प्यारे बच्चों, 6 युग है मेरे प्यारे बच्चों। दास कैपिटल की रचना किसने किया? कार्ल मार्क्स। कब किया? 1867 में। इसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिया है। कार्ल मार्क्स ने 6 युग होता है। इन्होंने समाजवाद में मजदूरों को स्थिति सुधारने के लिए प्रथम इंटरनेशनल का गठन होता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बैठक होता है। कब होता है? 1864 में होता है। 1864 में होता है। उसी प्रकार दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर बात करते हैं, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं तो यह होता है 1889 में। 1889 में यह पेरिस में होता है। कहाँ होता है? पेरिस में होता है। कहाँ होता है? पेरिस में। कहाँ होता है? पेरिस में होता है। इसी संगठन में मजदूरों का अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? मजदूरों का अधिकार मिलता है। और 1 मई 1890 को पूरे यूरोप में क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों? पूरे यूरोप में क्या होता है? मजदूर दिवस मनाने की घोषणा होता है। मजदूर दिवस मनाने की घोषणा होता है। अब समझिए, तो मजदूर दिवस कब मनाते हैं? मजदूर दिवस 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो कहिएगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। अब उधर का देखा जाए, रूस में समाजवाद का प्रभाव अगर देखा जाए तो रूस में समाजवाद के प्रभाव को 2 भागों में देख सकते हैं। पहला अगर देखा जाए रूस की क्रांति, इसी को रूस की क्रांति अगर देखा जाए तो रूस की क्रांति 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला 1905 की क्रांति, उसी प्रकार दूसरा 1917 की क्रांति को ब्लोशोविक क्रांति कहते हैं। ब्लोशोविक क्रांति कहते हैं। इसका नेता बनता है लेनिन। कौन बनता है? लेनिन बनता है। 1905 की अगर क्रांति देखा जाए तो 1905 में मजदूरों का क्रांति, किसानों की क्रांति, और यही 1905 यह क्रांति क्या करता है? यही 1905 को क्रांति को खूनी क्रांति भी कहा जाता है। खूनी क्रांति भी कहते हैं। खूनी क्रांति या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है।
खूनी रविवार, तक खूनी रविवार की घटना 1905 में कहाँ? रूस में। कहाँ? रूस में। तो क्वेश्चन पूछेगा रूस में रूस की क्रांति कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहले 1905 की क्रांति, 1917 की क्रांति। 1905 की क्रांति को खूनी क्रांति कहा जाता है, 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। कहा जाता है। रूस का पहला साम्यवादी नेता, रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव। रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति कौन है? प्लेखानोव। कौन है बुआ? प्लेखानोव है। प्लेखानोव रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति बन जाता है। तो मेरा क्वेश्चन पूछेगा, अब इसी रूसी क्रांति में ही सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ। किस वर्ग का? सर्वहारा वर्ग उदय। क्या? सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग क्या है? समाज का वैसा वर्ग जहां मालिकों का पूरा अधिकार है, मालिकों का पूरा अधिकार मिलता है, मालिकों का पूरा अधिकार और मजदूर का कोई अधिकार नहीं। इसी को क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग। मेरे प्यारे बच्चों, इसी में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रूस में दास प्रथा का अंत, अगर अंत देखा जाए तो रूस में दास प्रथा का अंत होता है 1862 में। 1862 में होता है। कब होता है? 1862 में। क्वेश्चन पूछेगा आपसे रूस में कृषि प्रथा का अंत कब होता है? 1862 में होता है। कब होता है? 1862 में होता है मेरे प्यारे बच्चों। कब होता है? 1862 में होता है। 1862 में होता है। क्वेश्चन पूछेगा रूस में जार का अर्थ, जार का अर्थ क्या होता है? जार का अर्थ क्वेश्चन पूछेगा तो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कभी होता है? रूस का सम्राट होता है। कभी होता है? रूस का सम्राट। जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। क्वेश्चन पूछेगा वार एंड पीस किसकी रचना है? क्वेश्चन पूछेगा वार का, जार का क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जार का अर्थ क्या होता है? तो कहिएगा रूस का सम्राट। कभी कहिएगा रूस का सम्राट कहिएगा। क्या कहिएगा? रूस का सम्राट कहिएगा। क्वेश्चन पूछेगा वार एंड पीस, युद्ध और शांति किसका लेखक है? टॉलस्टॉय। कौन लिखा हुआ है? टॉलस्टॉय नामक व्यक्ति है वह वार एंड पीस। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा आपसे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है? कार्ल मार्क्स का जन्म पूछेगा तो कहाँ हुआ है? जर्मनी में। कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब होता है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब होता है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, प्रथा का अंत कब होता है? 1861 में। 1862 में होता है। क्वेश्चन पूछेगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग क्वेश्चन पूछेगा तो यह होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह होता है रूस में। कहाँ होता है? रूस में होता है। कहाँ होता है? रूस में। क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ है। रूस में कृषक दास प्रथा का 1862 में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ? रूस में होता है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नई आर्थिक नीति क्वेश्चन पूछेगा। नई आर्थिक नीति कब आता है? नई आर्थिक नीति 1921 में। कौन लेकर आता है नई आर्थिक नीति? लेनिन। कौन लेकर आता है? लेनिन लेकर आता है। कौन लेकर आता है? लेनिन लेकर आता है। क्वेश्चन पूछेगा लेनिन का मृत्यु, क्वेश्चन पूछेगा लेनिन का मृत्यु अगर क्वेश्चन पूछेगा लेनिन का मृत्यु कब हुआ? लेनिन का मृत्यु अगर पूछा जाए तो 1924 में। 1924 में क्वेश्चन पूछेगा। 1924 में क्वेश्चन पूछेगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति क्वेश्चन पूछेगा खूनी क्रांति की पूछा जाए खूनी क्रांति कब होता है?
खूनी क्रांति की अगर देखा जाए तो खूनी क्रांति होता है 1905 में। इसे खूनी रविवार भी कहा जाता है, इसे खूनी रविवार भी कहते हैं, खूनी रविवार भी कहा जाता है। खूनी रविवार की क्रांति कब होता है? 1905 में होता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा ब्लोसोवी क्रांति, ब्लोसोवी क्रांति, ब्लोसोवी क्रांति क्वेश्चन पूछेगा, ब्लोसोवी क्रांति क्वेश्चन पूछेगा। ब्लोसोवी क्रांति कब हुआ? तो कहिएगा 1917 में, 1917 में। इसका नेता कौन बनता है? लेनिन। कौन बनता है? लेनिन इसका नेता बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन सब आपसे डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम में, डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सबको नोट कर सकते हैं आप। पहला है नई आर्थिक नीति कब लेकर आया? 1921 में। कौन लेकर आएगा? लेनिन लेकर आएगा। लेनिन का मृत्यु कब होता है? 1924 में। खूनी क्रांति का कब हुआ? 1905 में। 1905 में यह जो क्रांति होता है ना, रूस 1905 का युद्ध भी क्वेश्चन पूछेगा कि 1905 में रूस और जापान के युद्ध, रूस और जापान के बीच में युद्ध होता है। रूस और जापान के बीच में युद्ध होता है और यही युद्ध में क्या होता है? रूस हार जाता है। रूस हार जाएगा और जापान जीत जाएगा और जीतने के कारण 1905 में एक बड़ी क्रांति होता है। इसी क्रांति में क्या होता है? गोली बरसाई जाती है, रोटी दो के नारा के साथ गोली बरसाई जाती है। इसी गोली बरसाने में हजारों लोगों का मौत होता है। उस दिन रविवार रहता है, इसी रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर अगर देखा जाए तो अगला चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में कौन है? राष्ट्रवाद है। हिंद चीन में राष्ट्रवाद चैप्टर है। अब देखते हैं, सबसे पहले हिंद चीन के बारे में पढ़ेंगे कि हिंद चीन क्या है। हिंद चीन क्या है? वैसा क्षेत्र जहां हिंदुस्तान और चीन का अधिकार होता है, ऐसे क्षेत्र को हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता है। मतलब वैसा क्षेत्र, एक साइड से हिंदुस्तान का अधिकार, एक साइड से चीन का अधिकार, ऐसे क्षेत्रों को हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता है। जैसे हिंद चीन क्षेत्रों में 3 देश आता है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंद चीन क्षेत्रों में कितने देश आता है? 3 देश आता है। अगर देखा जाए तो पहला यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो पहला वियतनाम आएगा। कथी आएगा? वियतनाम। पहला क्या आएगा? वियतनाम आएगा। पहला क्या आएगा? वियतनाम आएगा। पहला वियतनाम आएगा। वियतनाम आएगा, पहला वियतनाम आएगा। इस साइड से अगर देखा जाए तो इस साइड से अगर देखा जाए, इधर से ही कट जाएगा, इधर से ही आ जाएगा कंबोडिया। कथी आएगा? कंबोडिया आ जाएगा। कंबोडिया आ जाएगा और इधर से लाओस आ जाएगा। कथी आएगा? लाओस आ जाएगा। लाओस आ जाएगा। अब देखिए, तो हिंद चीन क्षेत्रों में 3 देश, पहला वियतनाम, दूसरा कंबोडिया, दूसरा कंबोडिया, तीसरा लाओस। यह जो क्षेत्र है, यह जो फैला हुआ है 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब इसे हम 3 लाख लगभग में ले सकते हैं। अगर देखा जाए, वियतनाम की राजधानी नेमपे इसकी राजधानी है। इसके बाद वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी है। इसके बाद कंबोडिया की राजधानी नेमपे है और लाओस के वियंतियान इसकी राजधानी है। मतलब हिंद चीन राष्ट्रवाद में 3 देश आता है। पहला वियतनाम आएगा, वियतनाम की राजधानी हनोई होगा। कंबोडिया की राजधानी नेमपे होगा और लाओस की राजधानी वियंतियान होगा। कौन होगा? वियंतियान। यह जो क्षेत्र फैला हुआ है 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में, 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में। मतलब इसे लगभग में ले सकते हैं 3 लाख। कितने लाख? 3 लाख में यह फैला हुआ है। 3 लाख में यह फैला हुआ है। इसके बाद अगर देखा जाए इसकी उत्तरी सीमांत में हिंद चीन क्षेत्र की अगर देखा जाए, मान लीजिए हिंद चीन क्षेत्र है। ये जो उत्तरी सीमा वाला है, यह सीमा बनाता है म्यांमार और चीन के साथ। किसके साथ? म्यांमार और चीन के साथ सीमा बनाता है। ये जो सीमा बनाता है, इधर के जो सीमा बना है
प्रशांत महासागर के साथ, प्रशांत महासागर के साथ, किसके साथ? प्रशांत महासागर के साथ बनाएगा। किसके साथ? प्रशांत महासागर के साथ सीमा बनाएगा। उत्तरी और पूर्वी जो सीमा है यह म्यांमार और चीन के साथ, और दक्षिणी जो सीमा वाले क्षेत्र है ये प्रशांत महासागर के साथ सीमा बनाएगा। यह जो फैला हुआ है 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखिए कंबोडिया पे, वियतनाम पे देखा जाए, वियतनाम पे अगर देखा जाए तो वियतनाम पे किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। उसी प्रकार लाओस और कंबोडिया पे, लाओस और कंबोडिया की अगर बात करते हैं, कंबोडिया की अगर बात करते हैं, इस पे किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। मतलब हिंद चीन क्षेत्रों में वियतनाम पे किसका अधिकार? चीन का अधिकार। लाओस और कंबोडिया पे किसका अधिकार? भारत का अधिकार। किसका अधिकार? भारत का अधिकार है। किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। ऐसे क्षेत्रों को, इसी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इंडो चाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो चाइना कहते हैं। इंडो चाइना कहते हैं। इंडो चाइना क्षेत्र कहते हैं। द एरिया ऑफ इंडो चाइना एरिया, वियतनाम वियतनाम पे चीन का अधिकार, लाओस और कंबोडिया पे भारत का अधिकार। यह 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखिए उसी प्रकार अगर देखा जाए, इस वियतनाम वाले क्षेत्रों को, वियतनाम हो गया, ये लाओस हो गया, ये हो जाएगा कंबोडिया हो जाएगा। क्या होगा? कंबोडिया हो जाएगा। अब समझिए इस पे क्या करता है, और इस जिस प्रकार भारत में पहली बार उसी प्रकार अगर देखा जाए चौथी शताब्दी में कंबोडिया के क्षेत्रों में, कंबोडिया के क्षेत्रों में कंबुज राज बनाता है। कौन राज? कंबुज राज का निर्माण होता है। भारत के राजा करता है कंबुज राज का निर्माण। उसी प्रकार अगर देखा जाए कंबोडिया में, कहाँ? कंबोडिया में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाता है। विष्णु भगवान का मंदिर बनाता है, जिसे अंकोर वाट मंदिर कहते हैं। कभी कहते हैं अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय करता है। सूर्य वर्मा द्वितीय करता है। कौन करता है? सूर्य वर्मा द्वितीय करता है। यह करता है 1141 से लेकर 1151 के आसपास इसका निर्माण हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन पूछेगा विश्व के सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया का विश्व के सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है। उस मंदिर का क्या नाम है? अंकोर वाट मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय करवाया था। और 16वीं शताब्दी में, कितवीं शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में कंबुज राज क्या होता है? टाटा खत्म हो जाता है। कंबुज राज खत्म हो जाता है। कंबुज राज खत्म हो जाता है। अब देखिए जिस प्रकार 1498 में भारत आता है, 1498 में भारत आता है पुर्तगाल, उसी प्रकार 1510 के आसपास फ्रांस एंट्री करता है इंडो चाइना एरिया में। फ्रांस इंडो चाइना एरिया में आएगा। फ्रांस कहाँ आएगा? फ्रांस का एंट्री होगा। फ्रांस प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा? इंडो चाइना क्षेत्र में। कहाँ प्रवेश करेगा? हिंद चीन क्षेत्र में प्रवेश करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, कौन प्रवेश करेगा? फ्रांस के समर्थन करने कौन आएगा? फ्रांस के समर्थन करने कौन आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है, एक देश आएगा जिसका नाम है अमेरिका। कौन आएगा? अमेरिका आएगा। और अमेरिका क्या करेगा? जनेवा समझौता के तहत अब देखिए, अब फ्रांस में जब ये सब आएगा तो फ्रांस में क्या करेगा? वियतनाम के क्षेत्रों में
वियतनाम के क्षेत्रों में राष्ट्रवादी नेता पैदा होगा, राष्ट्रवादी नेता पैदा होगा। जैसे में फ्रांस, वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता कौन कौन आएगा? पहला में आएगा फान बोइचाउ, पहला आएगा फान बोइचाउ आएगा। दूसरा आएगा क्वांगदेंग, कौन आएगा? क्वांगदेंग आएगा। तीसरा आएगा होचिमिह, कौन आएगा? होचिमिह आएगा। वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता देखा जाए तो फान बोइचाउ का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है बउआ हो? फान बोइचाउ। कौन है? फान बोइचाउ। कौन आता है? फान बोइचाउ। द हिस्ट्री ऑफ लॉस के वियतनाम के लेखक फान बोइचाउ है। क्वांगदेंग कौन है रे? क्वांगदेंग के नेतृत्व में, क्वांगदेंग के वियतनामी क्रांतिकारी संगठन का स्थापना, वियतनामी क्रांतिकारी संगठन का स्थापना, वियतनामी क्रांतिकारी संगठन का स्थापना अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो कौन करता है? क्वांगदेंग। कौन करता है? क्वांगदेंग। अब देखते हैं होचिमिह के बारे में देखे जाए। होचिमिह के अगर बारे में देखते हैं, होचिमिह के बारे में अगर देखा जाए, होचिमिह के बारे में अगर देखा जाए, होचिमिह के बारे में देखा जाए, होचिमिह के बारे में अगर देखा जाए, होचिमिह के बारे में अगर देखा जाए, होचिमिह होचिमिन की अगर बात की अगर देखा जाए, होचिमिह की अगर बात देखा जाए तो होचिमिह की बात किया जाए, इसका वास्तविक नाम अगर देखते हैं, इसका वास्तविक नाम है, न्यूगन आई कोक है। न्यूगन आई क्या है? कोक है। न्यूगन आई कोक है। यह क्या करता है? यह रूस के राजधानी मास्को जाता है। कहाँ जाता है? मास्को जाता है। मास्को से साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कहाँ? वियतनाम में आता है। प्रभावित होकर कहाँ आएगा बउआ हो? वियतनाम आएगा। कहाँ आएगा? वियतनाम आएगा। कहाँ आएगा? वियतनाम आएगा। कहाँ आएगा? वियतनाम में आएगा। और वियतनाम में वियतनामी क्रांतिकारी दल वियतनामी क्रांतिकारी संगठन का स्थापना करता है। बउआ हो, वियतनामी क्रांतिकारी संगठन का स्थापना अगर देखा जाए, वियतनामी क्रांतिकारी संगठन का स्थापना अगर देखा जाए तो वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना 1925 में करता है। कब करता है? 1925 में करता है। कब करता है? 1925 में। उसी प्रकार अगर आगे देखते हैं, उसी प्रकार वियतनाम, इसका एक और है वियतनाम कांगसांगदेंग कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना करता है। स्थापना करता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो होचिमिह से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। होचिमिह का वास्तविक नाम क्वेश्चन पूछेगा, न्यूगन आई कोक है। इसके बाद यह रूस जाता है, रूस की राजधानी मास्को में जाता है और यहाँ से साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कहाँ आता है? वियतनाम में आता है। वियतनाम में राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रकट करने के लिए वियतनामी क्रांतिकारी संगठन या दल, वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाता है। कब?
25 में मनाता है। और वियतनाम कांगडांग सेंग में वियतनाम में अपना एक पार्टी बनाता है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। इसे वियतनामी भाषा में वियतनाम कांगसांग देंग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन पूछेगा हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? मिन्ह मार्ग क्या है? क्वेश्चन पूछेगा हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो हो ची मिन्ह मार्ग की अगर बात करते हैं, यह मार्ग दक्षिणी वियतनाम से लेकर दक्षिणी वियतनाम से चलकर हो ची मिन्ह मार्ग की अगर बात करते हैं, हो ची मिन्ह मार्ग की अगर बात करते हैं, यह दक्षिणी वियतनाम से चलकर दक्षिणी वियतनाम से होकर दक्षिणी वियतनाम से होकर हो ची मिन्ह मार्ग। क्वेश्चन पूछेगा हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? 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 यह दक्षिणी वियतनाम से लेकर हनोई तक जाता है। दक्षिणी वियतनाम से लेकर लाओस तक जाता है। कहाँ तक जाता है? लाओस तक जाता है। लाओस तक जाता है। दक्षिणी वियतनाम से लेकर लाओस तक जाता है। कहाँ तक जाता है? लाओस तक जाता है। लाओस तक जाता है। लाओस होते हुए हनोई तक चला जाता है। हनोई वियतनाम की राजधानी हनोई तक जाता है। इसके बाद क्या करता है? यह हो ची मिन्ह मार्ग हो ची मिन्ह के नाम पे बनाया जाता है। हो ची मिन्ह मार्ग के नाम से बनाया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए, यह हो ची मिन्ह मार्ग क्या करता है? राष्ट्रवादी नेताओं को मार्ग रोकने के लिए अमेरिका क्या करता है? इस रास्ता को तोड़ देता है। अमेरिका इस रास्ता को ध्वस्त कर देता है। अमेरिका इस रास्ता को क्या कर देता है? ध्वस्त। हो ची मिन्ह मार्ग की अगर बात करते हैं, हो ची मिन्ह मार्ग की अगर देखा जाए, तो यह हो ची मिन्ह जो मार्ग है, यह हो ची मिन्ह मार्ग है, यह अमेरिका से, कहाँ से? अमेरिका इस मार्ग को बार बार ध्वस्त कर देता है। लेकिन अगर देखा जाए, लेकिन हो ची मिन्ह के नेता लोग क्या करता है? इस रास्ता को पुनः बना लेता है। बार बार बना लेता है, मतलब पुनः बना लेता है। इसी मार्ग को हो ची मिन्ह मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? हो ची मिन्ह मार्ग कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। क्वेश्चन पूछेगा अनुबंध व्यवस्था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? क्वेश्चन पूछेगा वैसा व्यवस्था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? नोट कीजिए क्वेश्चन, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक प्रकार के बंधुआ मजदूर होता है। बंधुआ मजदूर एक प्रकार के, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था बंधुआ मजदूर होता है। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है मालिक के अंदर में रहकर, मतलब सेठ के अंदर में रहकर, मालिक के अंदर में रहकर काम करता है, उसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में मालिक का पूरा अधिकार होता है। उसी क्वेश्चन प्रकार इसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं होता है। मजदूरों का कोई अधिकार नहीं होता है।
कोई अधिकार नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? वैसी व्यवस्था जिसमें एक प्रकार के वैसी व्यवस्था जिसमें यह एक प्रकार के बंधुआ मजदूर होता है, इसमें मालिक को अंदर काम करना पड़ता है, मालिक का पूरा अधिकार होता है और मजदूरों का कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था को हम एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को क्या कहेंगे हम? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। आगे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे इसमें अगला क्वेश्चन पूछेगा बाओदाई कौन था? 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 यह बाओदाई की अगर बात करते हैं, यह बाओदाई कौन था? बाओदाई एक अन्नाम का शासक था। अन्नाम का शासक था। अन्नाम का शासक था। कहाँ था? शासक था। अन्नाम का शासक मतलब अन्नाम कहाँ पड़ता है? अन्नाम वियतनाम के क्षेत्रों में। कहाँ? वियतनाम के क्षेत्रों में। कौन क्षेत्रों में? वियतनाम के क्षेत्रों में अन्नाम पड़ता है। अन्नाम पड़ता है और दक्षिणी वियतनाम का शासक था। कौन वियतनाम के? दक्षिणी वियतनाम के। कौन वियतनाम के? दक्षिणी वियतनाम के शासक था। दक्षिणी वियतनाम के क्षेत्रों में पड़ता था कौन? अन्नाम। तो बाओदाई कौन था? यह अन्नाम के शासक था। यह वियतनाम में पड़ता है। यह दक्षिणी वियतनाम वाले क्षेत्र में भी दक्षिणी वियतनाम के क्षेत्रों में पड़ता है। आगे क्वेश्चन पूछेगा आपसे